अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बगैर टॉपिक को स्टार्ट करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, आज मैं जो आपको ये टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ, ये चैप्टर नंबर 9 का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अक्सर औकात ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाता है। तो लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। आप लोगों ने इसको बड़े अच्छे तरीके से जो है ना समझना है भी बड़ा इंटरेस्टिंग। और इसका लिंक हमारे पिछले टॉपिक से भी है। तो जिस बच्चे ने इससे पिछला वाला टॉपिक नहीं पढ़ा हुआ, डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डायफ्रैक्शन ड्यू टू नैरो स्लिट, तो एक मरतबा वो बच्चा वो टॉपिक की वीडियो भी देख ले अच्छे तरीके से, फिर उसको मजीद ये ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है। अच्छा, अब डायफ्रैक्शन से तो आप सब वाकिफ हैं। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो वर्ड है ना, वो है ग्रेटिंग का। अक्सर बच्चे कहते हैं सर हमारी पूरी एफएससी गुजर गई, हमें पता ही नहीं चलता ग्रेटिंग होता क्या है। देखे भाई, आप लोगों ने क्या नाम है, आटा छानने वाली वो जो जाली सी नहीं होती, अच्छा उसकी उसकी जाली के अंदर आप लोग देखते हैं ब्रीक ब्रीक जो होते हैं ना, वो होल्स होते हैं, ऐसा होता है। अच्छा, इसी तरह एक ग्लास प्लेट हो और उस ग्लास प्लेट के अंदर छोटी छोटी स्लिट्स हो, मतलब छोटे छोटे होल्स हो। ठीक है, हम लोग उसको क्या बोलते हैं, ग्रेटिंग बोलते हैं। तो ऐसी ग्लास प्लेट जिसके अंदर स्मॉल नंबर ऑफ स्लिट्स जो होती हैं, ठीक है, ऐसे हम लोग ग्लास प्लेट को बेसिकली क्या बोलते हैं, ग्रेटिंग बोलते हैं। तो अ ग्लास प्लेट हैविंग लार्ज नंबर ऑफ, देखिए मैं डेफिनेशन क्या लिखी है जी, अ ग्लास प्लेट, एक ग्लास की प्लेट जिसमें लार्ज नंबर में क्या मौजूद हो, क्लोज, पहली बात क्लोज हो, आपस में बहुत करीब करीब हो, पैरेलल हो, ठीक है, और इक्वी डिस्टेंट स्लिट्स हो। ये तीन कंडीशंस है जी। पहली मैंने क्या बोली है, ऐसी ग्लास प्लेट जिसमें लार्ज नंबर ऑफ क्लोज, पैरेलल एंड इक्वी डिस्टेंट स्लिट्स मौजूद होती हैं, मैकेनिकली रूल्ड ऑन इट, ठीक है, किसी मशीन के जरिए से जो बहुत बारीकी का वाला काम कर सके, उसके जरिए से हम लोग उसको जो है ना ग्लास प्लेट के ऊपर रोल कर दें, मतलब तो फिर हमारे पास क्या बन जाती है, वो ग्रेटिंग बन जाता है। तो याद रखिएगा, ऐसी ग्लास प्लेट जिसके ऊपर लार्ज नंबर ऑफ क्लोज, पैरेलल एंड इक्वी डिस्टेंट स्लिट्स मौजूद होती है। तीन चीजें भाई याद रखनी है बस, क्लोज, पैरेलल एंड इक्वी डिस्टेंट। ये देखें फॉर एग्जांपल, मैं आप लोगों को कहता हूं जी हमारे पास ये ना एक ग्लास की प्लेट है, ये हमारे पास एक ग्लास प्लेट है, सपोज करते हैं। ठीक है, अब इस ग्लास प्लेट में हम लोग क्या काम करते हैं, छोटी छोटी स्लिट्स बनाते हैं। ठीक है, ये देखिए हम लोगों ने इस ग्लास प्लेट में 1 2 3 4 5 6 7 सपोज करें मैंने इतनी बना दी है, बहुत ज्यादा हो सकती हैं। ठीक है, उसने नीचे बताया हुआ है कि मतलब एक टिपिकल ग्रेटिंग जो होता है ना, उसमें 400 से लेकर 5000 लाइंस पर सेंटीमीटर है। ठीक है ना, ये खोल के देखना जरा, 400 से लेकर 5000 लाइंस पर सेंटीमीटर होती हैं। तो ये तो आपको बस ऐसे नजर आ रही है कि ये भी इतनी सी है स्लिट्स, एक्चुअली ये इतनी नहीं है, बहुत तादाद में बहुत ज्यादा होती हैं। हम लोग अपनी एक्सप्लेनेशन के लिए बस सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर भी 7 रेज को स्टडी करेंगे। अब देखें, क्योंकि इस ग्लास प्लेट के ऊपर लार्ज नंबर ऑफ इक्वी डिस्टेंट एंड पैरेलल स्लिट्स मौजूद हैं, ऐसा है। तो बच्चों ऐसी ग्लास प्लेट जिसमें, और ये क्लोज भी है एक दूसरे के, पैरेलल भी है, एक ही लाइन में है, और इक्वी डिस्टेंट भी है। अगर ये आपको नजर नहीं भी आ रही तो ये डायग्राम अकॉर्डिंग टू स्केल नहीं है, मगर इक्वी डिस्टेंट, क्लोज और पैरेलल स्लिट्स जिस ग्लास प्लेट के ऊपर मौजूद होती हैं बच्चों, याद रखना है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग बोलते हैं। और वो उसने इसकी एक एग्जांपल दी है कि ट्रांसपेरेंट स्पेसिंग, जब आप लोग देखते हैं किसी ग्लास प्लेट के ऊपर ना स्क्रैचेस आ जाते हैं ना, तो वो जो स्क्रैचेस आते हैं ना ग्लास प्लेट के ऊपर, वो किसके तौर पर करते हैं, स्लिट के तौर पर करते हैं। और आप लोग देखें जिन जगहों पर स्क्रैचेस होते हैं, जब वहां पर आके लाइट पड़ती है तो वहां पे आपको डिफरेंट कलर्स नजर आते हैं। मेरा ख्याल है सबने ऑब्जर्व किया होगा इस चीज को, बड़ी सिंपल सी चीज है। तो वो बता रहा है जी ट्रांसपेरेंट स्पेसिंग, ठीक है, किसमें, बिटवीन स्क्रैचेस, किसके ऊपर, ग्लास प्लेट के ऊपर, एक्ट एज अ स्लिट्स। ठीक हो गया। और ये टिपिकल ग्रेटिंग वाला ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ये अक्सर औकात बोर्ड के पेपर में ये एमसीक्यू आया होता है कि टिपिकल ग्रेटिंग में कितनी लाइंस होती हैं, तो 400 टू 5000 लाइंस पर सेंटीमीटर होती हैं। अच्छा, अब एक चीज और, अब ना यहां पर एक टर्म है ग्रेटिंग एलिमेंट की, किसकी है जी, एक टर्म है ग्रेटिंग एलिमेंट, ये बहुत ज्यादा यूज होनी है अभी हमारी। और डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग के जितने भी न्यूमेरिकल है ना, उनमें मैक्सिमम में ये ग्रेटिंग एलिमेंट का कॉन्सेप्ट यूज होना है। तो अच्छा, ग्रेटिंग एलिमेंट क्या चीज होती है, आप लोग देखें ये दो स्लिट्स आपको नजर आ रही हैं, तो कोई सी दो कंसेक्यूटिव स्लिट्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है ना, उसको डी से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर आपको याद हो, डायफ्रैक्शन ड्यू टू नैरो स्लिट आप लोगों ने पढ़ी थी। अब ये ग्रेटिंग है और यहां पर मैंने नैरो स्लिट बनाता हूं। अच्छा, वो नैरो स्लिट में आप लोगों ने देखा था स्लिट की विड्थ को हमने डी बोला था, ऐसा ही है। और उसमें क्या होता था, उसमें हम लोगों ने 9 रेज शो की थी,
वो आगे ठीक है जी ऐसे डायफ्रेक्ट हो गई थी। अब या और हर पॉइंट पर वो जो लाइट रेज आगे फॉल करती थी वो हाइजेंस प्रिंसिपल के मुताबिक अपनी अपनी सेकेंडरी वेव्स को आगे भेजती थी। मगर ग्रेटिंग में कुछ ऐसा नहीं है। ग्रेटिंग में डायफ्रेक्शन तो होगी मगर इधर हर स्लिट के ऊपर लाइट आके फॉल कर रही। इधर ये जो स्लिट थी उस स्लिट की विड्थ को डी बोला था। ये डी जो है ना स्लिट विड्थ नहीं है बल्कि ये डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव स्लिट्स है, ये याद रखना। सो डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव स्लिट्स इज कॉल्ड ग्रेटिंग एलिमेंट। ठीक है जी, दो कंसेक्यूटिव स्लिट्स के दरमियान का जो डिस्टेंस है उसे क्या बोलते हैं? ग्रेटिंग एलिमेंट। तो आप लोग इसकी डेफिनेशन में लिख सकते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव स्लिट्स इज कॉल्ड ग्रेटिंग एलिमेंट। एक चीज ये हो गई, ठीक है, बेशक मैं चलो लिख देता हूं कि डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव स्लिट्स इज कॉल्ड ग्रेटिंग एलिमेंट। ठीक है जी, इसको ग्रेटिंग एलिमेंट बोलते हैं, इसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है याद रखना है बच्चों। इसका फार्मूला जो होता है वो टोटल ग्रेटिंग की लेंथ को डिवाइड कर दें उसके ऊपर मौजूद नंबर ऑफ स्लिट्स से। ठीक है, लेंथ ऑफ द ग्रेटिंग डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्लिट्स ऑन द ग्रेटिंग। तो किसी भी ग्रेटिंग की लेंथ को नंबर ऑफ स्लिट्स से डिवाइड करवा दे तो हमें क्या मिल जाता है? ग्रेटिंग एलिमेंट मिल जाता है। अब लेंथ का यूनिट आपको पता है मीटर होता है, नंबर तो नंबर है, इसका तो कोई यूनिट नहीं होगा। इट मींस एक्चुअली ग्रेटिंग एलिमेंट भी डिस्टेंस बन गया तो इसका यूनिट भी क्या होगा? मीटर होगा। तो याद रखना ग्रेटिंग एलिमेंट का ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर होता है। और इसकी डायमेंशंस क्या होती हैं? स्क्वायर ब्रैकेट्स में कैपिटल एल। ठीक हो गया। तो लो जी ये जनरल सी चीज है। तो नैरो स्लिट ठीक है और ग्रेटिंग दोनों डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। तो मेरा ख्याल है नैरो स्लिट की तो हम लोग डिस्कशन ऑलरेडी बहुत कर चुके होंगे अगर आपने लास्ट लेक्चर पढ़ा हो, तो इसलिए इसको मैं अभी इरेज कर रहा हूं वक्ती तौर पर और हम लोग अपने टॉपिक को ये कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, अब देखिए अभी तक मैंने आपको डायफ्रेक्शन ग्रेटिंग की डेफिनेशन बताई है, उसकी एग्जांपल दी है, टिपिकल ग्रेटिंग में कितनी स्लिट्स होती हैं वो बताई है। उसके बाद ग्रेटिंग एलिमेंट की डेफिनेशन और उसका फार्मूला बताया। अब यूजुअली क्या होता है जी बच्चों याद रखना, जो यूजुअली हम लोग जो ग्रेटिंग की लेंथ लेते हैं ना वो सेंटीमीटर में लेते हैं। आमतौर पर ग्रेटिंग की लेंथ किस में दी जाती है? सेंटीमीटर में। और लेंथ अगर 1 सेंटीमीटर हो तो मुझे बताएं ये L 1 सेंटीमीटर है और नीचे N आ गया, तो लो जी ये D निकालने का फार्मूला अगर तो देखें D आपने सेंटीमीटर में निकाला तो नंबर ऑफ लाइंस पर सेंटीमीटर के हिसाब से गिवन होती हैं। अच्छा, अगर मैं आपको कहता हूं जी आप लोग इसी को 10⁻⁻² मीटर ओवर n लिख सकते हैं, तो यही बन जाएगा D इज इक्वल टू 1/100 इंटू n मीटर। अगर अब आप लोगों ने गौर करना है, अगर आपने D मीटर में निकालना है तो नंबर ऑफ स्लिट्स जो दी होगी उसको 100 से मल्टीप्लाई करवाना है, फिर रेसिप्रोकल लेना है तो आपके पास D जो आएगा वो मीटर में आएगा। अगर सेंटीमीटर में निकालना है तो डायरेक्ट आप लोग ऐसे ही पुट करेंगे, आपका आंसर सेंटीमीटर में आएगा। ठीक है, तो ये एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज थी, ये फार्मूला है, ये न्यूमेरिकल्स में बहुत ज्यादा यूज होना है। वहां पर आपको जाके मैं थोड़ा मजीद डिटेल में इसके बारे में बताऊंगा जब इसके हम न्यूमेरिकल करेंगे। तो लो जी अब आपको एक चीज पता चल गई है कि डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव स्लिट्स इज नोन एज ग्रेटिंग एलिमेंट। और इसका जो जनरल फार्मूला है, क्योंकि लेंथ आमतौर पर 1 होती है, D इज इक्वल टू 1/n भी चलता है, तो हम लोग इसको D इज इक्वल टू जनरली क्या यूज करेंगे? 1/n भी यूज करेंगे। ठीक हो गया, तो इसको जरा नोट कर लें। ठीक है, क्योंकि इसको मैंने इरेज कर दिया, यहां पर मैं इसकी डायग्राम भी बनाऊंगा। ठीक है, अभी तक हमने डायफ्रेक्शन ग्रेटिंग की डेफिनेशन पढ़ी है। ठीक है, स्लिट्स कैसे बनती है, किसी ग्लास प्लेट के ऊपर स्क्रैचेस के जरिए से बन जाती हैं, और उसके बाद टिपिकल ग्रेटिंग में कितनी लाइंस होती हैं। ये आपकी बुक में जरूरी नहीं है इतनी ही हो, उसने वैसे एक एग्जांपल दी है। ठीक है, ये चेंज भी होती है, कई जगहों पर लाइंस पर मिलीमीटर भी होती हैं, तो वो हमारे पर डिपेंड करता है हम लोग ग्रेटिंग किस लिहाज से यूज कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ग्रेटिंग एलिमेंट क्या चीज है वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अच्छा अब चलते हैं जी थोड़ा सा आगे कि ये डायफ्रेक्शन ग्रेटिंग कैसे वर्क करता है। अच्छा, अब आप लोगों ने गौर से ये चीज को देखना है जी। देखिए हमारे पास ये एक डायफ्रेक्शन ग्रेटिंग है। ठीक है, अब इसमें हम लोगों ने स्मॉल स्लिट्स बना ली है, 1 2 3 4 5 6 और सपोज करते हैं जी ये 7। ठीक है, अब ये रेज आई आपकी टेक्स्ट बुक के मुताबिक मैं ये डायग्राम बना रहा हूं। अब ये रेज आई है जी यहां से। ठीक है, ये रेज आगे इस पॉइंट पर फॉल की, ये इधर से आई, किसी मोनोक्रोमेटिक सोर्स से ये लाइट रेज आ रही है और ये इन पॉइंट्स पर आके फॉल कर रही है। ठीक है, अब मोनोक्रोमेटिक सोर्स से ये जो लाइट रेज आई हैं, जैसे ये ग्रेटिंग में से गुजरी है, ग्रेटिंग ने इनको किसी पर्टिकुलर एंगल पर डायफ्रेक्ट कर दिया है। ठीक है, अब ये किसी पर्टिकुलर एंगल पर रेज क्या हो गई है बच्चों? डायफ्रेक्ट हो गई हैं।
हम लोग क्या काम करते हैं, एक कन्वेक्स लेंस लगाकर इन तमाम रेज को एक पॉइंट के ऊपर क्या कर लेते हैं जी, कन्वर्ज कर लेते हैं। तो यहां पर हमने एक कन्वेक्स लेंस लगाया है, इस कन्वेक्स लेंस ने क्या काम किया है, आने वाली इन तमाम रेज को, ठीक है जी, स्क्रीन के ऊपर एक पॉइंट पर मिला दिया है। सपोज करते हैं जी ये सारी रेज इस पॉइंट पर आके मिल गई है। लो जी, ये सारी की सारी रेज आके इस पॉइंट पर इस लेंस ने क्या कर दी, कन्वर्ज कर दी। देखिए मोनोक्रोमेटिक सोर्स से लाइट रेज आ रही थी, जैसे ही वो ग्रेटिंग के ऊपर आके फॉल की, ये ग्रेटिंग है, जैसे इस ग्रेटिंग के ऊपर आकर फॉल की है तो आप लोग देखें कि लाइट रेज अपने असल पाथ से बेंड हो गई किसी पर्टिकुलर एंगल पर, ठीक है, ये डायफ्रेक्ट हो गई है, एंगल ऑफ डायफ्रेक्शन है ये, और इस पॉइंट पर जाके स्क्रीन पर इस पॉइंट पी पर मिली है, ठीक है। अब आप लोग यहां पर गौर करें कि अब ये पॉइंट पी जो है, आपको पता है ये पॉइंट पी मैक्सिमा भी हो सकता है और ये पॉइंट पी मिनिमा भी हो सकता है। वो किस पर डिपेंड करेगा, आने वाली इन रेज के ऊपर डिपेंड करेगा। सपोज करते हैं इनका नाम हम लोग रख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 रेज है, मैंने इनका नाम रख दिया। अच्छा, अगर ये थीटा भी बिल्कुल ये बना हुआ है, कोई पर्टिकुलर एंगल है, हमें नहीं पता ये एंगल कितना है। अच्छा, अगर ये थीटा 0 होता, मतलब रेज बिल्कुल स्ट्रेट पाथ में आती, तो कन्वेक्स लेंस ने इनको सेंटर पर कन्वर्ज करना था, और सेंटर पर जो बनना था, क्योंकि तमाम रेज का पाथ डिफरेंस इस पॉइंट तक सेम होना था, और सेंटर में हमेशा हमें क्या मिलेगा, ब्राइट इमेज ही मिलेगा। तो याद रख रहे हैं, डायफ्रेक्शन ड्यू टू नैरो स्लिट है बेशक, डायफ्रेक्शन ग्रेटिंग है बेशक, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है बेशक, इनमें जब भी लाइट स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल कर रही है, सेंटर में आपको हमेशा क्या मिलना है, ब्राइट ही मिलना है। ये बात आप लोगों ने ज़हन में रखनी है, खास तौर पे इन दोनों में। तो क्योंकि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट तो एक डिफरेंट केस है ना, उसमें भी सेंटर में डार्क वो जो था ब्राइट ही था। अब आप लोगों ने जरा इस चीज पर गौर करना है जी। इस वक्त मैं कहता हूं जी, मुझे ये बताएं, अब हर आपको पता है दो कंसेक्यूटिव रेज, दो कंसेक्यूटिव स्लिट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है, इसको डी बोलेंगे, ये ग्रेटिंग एलिमेंट। अच्छा, अब आप लोग देखें क्या इन तमाम का पाथ डिफरेंस इक्वल है? नहीं, इनका पाथ डिफरेंस इक्वल नहीं है। तो मैंने आपको तरीका क्या बताया हुआ है, पाथ डिफरेंस को इक्वल करने के लिए हम लोग क्या काम करेंगे, हम लोग इधर से एक परपेंडिकुलर लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे, और ये परपेंडिकुलर लाइन ऐसे ड्रॉ करनी है कि तमाम रेज की लेंथ आपस में इक्वल हो जाए। अब ये जो चीज है ना, अब देखें जरा आप लोग गौर करें, 1 और 2 के दरमियान में पाथ डिफरेंस ये बच गया है, ठीक है, 1 और 2 के दरमियान में पाथ डिफरेंस ये बच गया है। 1 और 3 के दरमियान में पाथ डिफरेंस ये है, 1 से 4 तक का पाथ डिफरेंस ये है, 1 से 5 तक का पाथ डिफरेंस ये है, 1 से 6 तक का ये है, और इसी तरह 1 से 7 तक का पाथ डिफरेंस ये है। तो लो जी, हम लोगों ने क्या काम किया, इन तमाम रेस के दरमियान में मतलब पाथ डिफरेंस निकाल लिए, ठीक है। अब 1 और 2 के दरमियान में लेट वी से कि 1 और 2 का जो पॉइंट बनेगा ना स्क्रीन के ऊपर, ठीक है, सपोज करते हैं इसका पाथ डिफरेंस लैम्डा है, तो 1 और 3 का फिर कितना होगा, ऑब्वियस ही बात है 2 लैम्डा। 1 से 4 तक का कितना होगा, 3 लैम्डा। 1 से 5 तक का कितना होगा, 4 लैम्डा। 1 से 6 तक का कितना होगा, 5 लैम्डा, और 1 से 7 तक का कितना होगा, 6 लैम्डा। तो लो जी, ये पाथ डिफरेंस हमने खुद से सपोज कर ली है। अगर ये पॉइंट पी जाके, ठीक है जी, मैक्सिमा बनाता है स्क्रीन के ऊपर, लेट वी से, तो ये मैक्सिमा उसी वक्त बनाएगा ना अगर इनके दरमियान में पाथ डिफरेंस लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 लैम्डा की फॉर्म में होगा। तो ये आप लोगों ने याद रखना है, पाथ डिफरेंस जो होगा इस वक्त वो लैम्डा है, 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 लैम्डा 5 लैम्डा एंड 6 लैम्डा कंसीडर किया। अच्छा, अब हम क्योंकि बात कर रहे हैं इन दो की, पहले दो पॉइंट्स की, 1 से 2 तक, तो 1 से 2 तक के दरमियान में जो ट्राइंगल बन रही है, अगर आप लोग गौर करें 1 और 2 के दरमियान में जो लैम्डा, ये पाथ डिफरेंस है, इसको ए बी का नाम देते हैं, स्मॉल ए बी का। तो इसको जरा बाहर निकाल लेते हैं यहां से। अब आप लोगों ने गौर करना थी, जैसे ही मैंने इसको यहां से बाहर निकाल लिया है, आप लोग देखें यहां पर एंगल थीटा बन रहा है, ये ए है, ये बी है, ये पाथ डिफरेंस लैम्डा है, और ये डी है। अब आप लोगों ने मुझे बताना है इस ट्राइंगल में साइन थीटा अप्लाई करना है। तो साइन थीटा का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपो। अब थीटा के सामने वाला तो परपेंडिकुलर होता है, तो परपेंडिकुलर यहां पर ए बी है, और हाइपो यहां पर जो है ये 90 डिग्री का एंगल है। तो हाइपो यहां पर क्या है बच्चों, डी। तो ये ए बी जो है ना, वो डी साइन थीटा के बराबर आ गया है। और अभी हम लोगों ने ऊपर देखा है कि जो एक्चुअली ए बी है, ठीक है, ये ए बी किसके बराबर है, ये ए बी तो लैम्डा के बराबर है। तो जब ये ए बी लैम्डा के बराबर है, तो फाइनली मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि डी साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा। लो जी, ये हमारे पास जो इक्वेशन आई है, इसे हम लोग बोलेंगे कंडीशन ऑफ फर्स्ट मैक्सिमा, फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है, इमेज जो है ये बना है। वो क्या है, फर्स्ट ऑर्डर से क्या मुराद है वो मैं भी बता देता हूं।
तो अभी तक मैंने आपको जो बात बताई है मेरा ख्याल है वो समझ आ गई होगी। देखें इसी तरह अगर मैं 1 और 3 का दरमियान में निकालूं तो 1 से 3 तक की जो टोटल लेंथ होगी वो 2d होगी, पाथ डिफरेंस 2 लैम्डा है। तो यहां पर पुट कर दें आप लोग 2d और यहां पर आ जाएगा 2 लैम्डा, 2 2 से कट जाएगा, दोबारा जवाब a b sin थीटा इक्वल टू लैम्डा ही आ जाएगा। अच्छा आप लोग 1 से 3 तक का निकालें तो ये टोटल d 3d हो जाएगा और ये जो टोटल पाथ डिफरेंस है ये 3 लैम्डा हो जाएगा। तो ऊपर आएगा 3 लैम्डा, नीचे आएगा 3d, 3 से कट गया, दोबारा d sin थीटा इक्वल टू लैम्डा आ गया। इट मींस यहां पर आप लोग इनमें से किसी भी ट्राइंगल को चूज कर लें, ये ग्रीन वालियों में से, ठीक है, 1 से किसी भी ट्राइंगल को चूज कर लें, आप लोगों का जो आंसर आएगा वो d sin थीटा इक्वल टू लैम्डा ही आएगा। मगर हां अगर आप लोग 2 और 3 के दरमियान में कैलकुलेट करें तो 2 और 3 के दरमियान में पाथ डिफरेंस लैम्डा है और ये डिस्टेंस भी d है, तब भी आंसर यही आ जाएगा। तो इसका मतलब है ये इक्वेशन आप लोग ओवरऑल गौर करें तो हम लोग इसके ऊपर ये इक्वेशन लगाएं ना, मतलब sin थीटा अप्लाई करवाएं ट्रायंगल्स के ऊपर, तो हमारे पास ये आंसर आ रहा है d sin थीटा इज इक्वल टू लैम्डा। अच्छा अब इसका मतलब ये हुआ, अब देखें अगर ना यहां पर हम इसी फार्मूले से अब डिफरेंट केसेस बनाने जा रहे हैं, ठीक है, अब आप लोगों ने गौर करना है d sin थीटा इज इक्वल टू लैम्डा है। अच्छा अगर इसमें थीटा 0 डिग्री है, 0 डिग्री से क्या मुराद है, मतलब ये लाइट रेज ऐसे आती है, अगर आप लोग थोड़ा सा गौर करें तो ये देखें जरा, ये अगर ग्रेटिंग है आपका, ठीक है ना, इसके ऊपर छोटी छोटी लाइंस है, सपोज करेंगे ऐसे। अब अगर तो आपका लेंस ये है तो अगर तो ये बिल्कुल सीधी आएगी तो आपको पता है ये बिल्कुल सेंटर में जाएंगे और सेंटर में जाके आपको जो पॉइंट पी मिलेगा वो मैक्सिमा का होगा, क्योंकि अब देखें यहाँ पर थीटा कितने डिग्री है, 0 डिग्री। इसका मतलब जो थीटा 0 डिग्री होगा तो तमाम रेज जो ग्रेटिंग में से आएंगी उन तमाम का थीटा 0 होने से पाथ डिफरेंस पीडी से मुराद है पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस 0 होगा और सेंटर में आपको क्या मिलेगा, ब्राइट इमेज मिलेगा, और हम लोग उसको क्या नाम देते हैं, 0 ऑर्डर इमेज का नाम दे देते हैं। आपकी टेक्स्ट बुक में मेरा बोला हुआ है एक लफ्ज लिखा हुआ है, बच्चों को ये बहुत मुश्किल लगता है, इसलिए मैंने ये सारी मतलब थ्योरी जो है ना उसको मैथमेटिकली लिख दिया है। अब इसी तरह अगर ये थीटा 0 ना होता बल्कि थीटा की कोई पर्टिकुलर वैल्यू हो, तो सपोज करें थीटा की ऐसी वैल्यू यहां पर आ गई है कि उस वैल्यू पर ओवरऑल d sin थीटा लैम्डा के बराबर आ गया, मतलब थीटा की ऐसी वैल्यू पुट की, d तो आपको पता है यहां से वैल्यू हम लोग ले लेंगे d की भी, ठीक है, वो कैसे d की वैल्यू लेंगे, देखिए आप लोगों को पता है d इज इक्वल टू क्या है, l ओवर n, ग्रेटिंग की लेंथ देखें और ग्रेटिंग में टोटल नंबर ऑफ स्लिट्स देखें, उन दोनों को डिवाइड करवा दें, आपके पास d आ जाएगा। तो d निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है, थीटा की जोन सी भी वैल्यू पुट की और d की वैल्यू, ऐसी वैल्यू दोनों पुट की कि उन दोनों का प्रोडक्ट कितना आ गया, लैम्डा। अगर तो थीटा की ऐसी वैल्यू सेट की कि d sin थीटा लैम्डा आ गया, अकेला लैम्डा, तो इट मींस ये d sin थीटा लैम्डा से मतलब पाथ डिफरेंस लैम्डा है, तो इसका मतलब है हमें कौन सा इमेज मिलेगा, फर्स्ट ऑर्डर इमेज हासिल हो जाएगा। इसी तरह आप लोगों ने थीटा की ऐसी वैल्यू सेट की कि आपका d sin थीटा 2 लैम्डा आ गया, इट मींस अगर d sin थीटा 2 लैम्डा होगा तो वो हमारा सेकंड ऑर्डर इमेज होगा। इसी तरह अगर d sin थीटा 3 लैम्डा होगा थर्ड ऑर्डर इमेज होगा, d sin थीटा 4 लैम्डा होगा फोर्थ ऑर्डर इमेज होगा। तो लो जी मैंने nth ऑर्डर की इक्वेशन बना दी है आप लोगों के सामने कि अगर d sin थीटा n लैम्डा हो गया तो बच्चों ये nth ऑर्डर बन जाएगा, ठीक हो गया। तो अब ये देखें अगर आप लोग गौर करें यहां पर ये इक्वेशन बन गई d sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा, और आपको पता होना चाहिए यहां पर d जो है वो 1 ओवर n भी हम लोग लेंगे न्यूमेरिकल्स में, ठीक है, लेंथ ऑफ ग्रेटिंग आमतौर पर 1 है तो फिर 1 ओवर n इसको यूज करेंगे हम लोग, और यहां पर जो n का ऑर्डर है वो 0 1 2 3 एंड सो ऑन चलता है, ठीक है, n की वैल्यू मतलब यहां पर, क्योंकि आप लोग देखें ना अगर d sin थीटा 0 हो गया यानी पाथ डिफरेंस 0 आ गया, इट मींस हमें सेंटर वाला मिलेगा, ब्राइट इमेज मिल जाएगा, लैम्डा है तो फर्स्ट ऑर्डर इमेज मिलेगा, 2 है तो सेकंड ऑर्डर इमेज मिलेगा, 3 लैम्डा है तो थर्ड ऑर्डर इमेज मिलेगा, एंड सो ऑन चलता जाएगा ये, ठीक हो गया। तो लो जी ये जो इक्वेशन आपको नजर आ रही है ये ग्रेटिंग इक्वेशन एक्चुअली जो है ना डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग की जो इक्वेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर n भी पता चल गया है, लैम्डा भी आपको पता चल गया है, थीटा भी और ये d भी। अब यहां पर जो डिफरेंट केसेस हमारे बन रहे हैं इस इक्वेशन में अगर आप लोग थोड़ा सा गौर करें d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा है, अगर इस इक्वेशन में d और थीटा, अगर ये d और ये थीटा दोनों कांस्टेंट हो, अगर d और थीटा कांस्टेंट होंगे तो n लैम्डा कांस्टेंट के बराबर आएगा, और इसका मतलब ये हुआ n लैम्डा कांस्टेंट बराबर होने का मतलब है कि n का लैम्डा के साथ इनवर्स रिलेशन है। इसका मतलब अगर हम लोग ग्रेटिंग के ऊपर ऐसी लाइट फॉल करवाएं जिसमें डिफरेंट वेवलेंथ्स हो, तो उन डिफरेंट वेवलेंथ्स की वजह से ऑर्डर भी क्या होगा, डिफरेंट होगा, हर एक का ऑर्डर क्या होगा, जो ओवरऑल ऑर्डर बनेगा ना वो क्या होगा, डिफरेंट होगा ड्यू टू डिफरेंट लैम्डा। तो डिफरेंट वेवलेंथ के लिए ऑर्डर भी क्या होगा बच्चों, डिफरेंट होगा, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, बुक में आखिरी पैराग्राफ में इंग्लिश में लिखा हुआ समझ नहीं आता बच्चों को। उसके बाद
अगर डी और लैम्डा कांस्टेंट हो जाए, अगर डी और लैम्डा कांस्टेंट होंगे तो साइन थीटा का एन के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। इट मींस थीटा के बढ़ने से ये थीटा जो नजर आ रहा है, इसका मतलब इसके बढ़ने से क्या होगा, ऑर्डर ऑफ इमेजेस भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। सपोज करें थीटा की ऐसी वैल्यू आपने, थीटा 0 डिग्री है तो ऑर्डर जो है ना उसमें सिर्फ आपको सेंटर में ब्राइट नजर आएगा। अच्छा थीटा बढ़ गया तो आपको ब्राइट के आगे पीछे भी कलर्स नजर आएंगे। थीटा और बढ़ेगा आपको ब्राइट के आगे पीछे और ज्यादा मैक्सिमा मिनिमा नजर आएंगे। तो याद रखना है थीटा के बढ़ने से ऑर्डर ऑफ द इमेजेस भी क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। तो लो जी ये आपके एफएससी के लेवल का डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का टॉपिक था। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ आ गया होगा। ठीक है, इस चैप्टर की सीरीज हमारी कंप्लीट होने वाली है बच्चों, सिर्फ 2 लेक्चर रह गए हैं। ठीक है, एक हमारा रह गया है डिफ्रैक्शन थ्रू डिफ्रैक्शन ऑफ एक्स रेज थ्रू क्रिस्टल्स, और उसके बाद दूसरा है पोलराइजेशन। तो वो भी इंशाल्लाह मैं 1-2 दिनों में अपलोड कर दूंगा ताकि आपका ये वाला चैप्टर मुकम्मल हो जाए। उसके बाद चैप्टर नंबर 10 की तरफ चलेंगे। फिर बच्चों ने, बहुत सारे बच्चों ने डिफरेंट टॉपिक्स का भी कहा हुआ है, तो मैं वो सारे टॉपिक भी मतलब उसके बाद अपलोड करता जाऊंगा, क्योंकि पहले ये 2 चैप्टर मेन थे, ज्यादा रिक्वेस्ट जो थी बच्चों की वो इन 2 चैप्टर्स की थी। तो जैसे ये कंप्लीट होंगे उसके बाद आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएंगे, ठीक है, कि डिफरेंट मतलब हमें टॉपिक्स करवाएंगे, तो वो मैं आपको करवाऊंगा इंशाल्लाह। और उसके बाद इसके अलावा अगर आप लोगों ने डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग के नोट्स वगैरह लेने हैं तो आप लोग व्हाट्सएप पे मेरे साथ ऐड है, जो नहीं ऐड वो व्हाट्सएप का नंबर मेरा, ठीक है जी, यहीं से नोट कर ले मेरी आईडी से, और उसके बाद मुझे वहां पर मैसेज कर दे। मैं आपको डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का पूरा हेडिंग्स के साथ पीडीएफ फॉर्म में जो टॉपिक वगैरह है वो आपको सेंड कर दूंगा। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज।